दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। यूक्रेन पर रूस के हमले को सवा महीने से ज्यादा हो गया। प्रारंभ में यह संभावना थी कि रूस जैसा सशक्त देश, जो विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में माना जाता है, वो यूक्रेन जैसे देश को चींटी की तरह कुचल देगा। और जिस तरह से यूक्रेन को नाटो देशों ने, विशेष रूप से अमेरिका ने, युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने से इनकार कर दिया, उसके बाद तो यह आशंका और प्रबल हो गई थी कि 2 या 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर यूक्रेन की कमर टूट जाएगी और रूस के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। किंतु समय बीतता गया। यद्यपि रूस के हमले भी तेज होते गए और उससे बड़े पैमाने पर यूक्रेन के भीतर तबाही मचाई है। वहां के अनेक शहर बर्बाद हो गए हैं। वहां की समूची व्यवस्था चौपट हो गई है। बिजली, पानी, सड़क, वायु यातायात, परमाणु संयंत्र, गैस के जो स्टोर थे, यहां तक कि अस्पताल तक नष्ट कर दिए गए। और जैसी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर रूसी सेनाओं ने नागरिकों की भी हत्या की है, बड़े नृशंस तरीके से। इसे युद्ध अपराध के अंतर्गत माना जा रहा है। किंतु जो चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर अपना कब्जा स्थापित नहीं कर सका। और जैसा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, उससे अपनी फौजों को पीछे खींचा है। कुछ सैन्य विशेषज्ञ इसे उसकी बदलती हुई रणनीति का प्रतीक बता रहे हैं। तो कुछ का कहना है कि रूस जो है उसे बिना तैयारी के और जल्दबाजी में यूक्रेन पर हमला किया और वो यूक्रेन की प्रतिरोधक क्षमता का सही आकलन करने में चूक गया। शांति वार्ताएं भी चल रही हैं यूक्रेन और रूस के बीच में भी। टर्की, इजराइल, फ्रांस जैसे देश दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता का प्रयास भी कर रहे हैं। भारत सहित के कुछ देश जो इस युद्ध में तटस्थता की भूमिका में है, किंतु भारत को माध्यम बना करके इस युद्ध को रोकने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन इससे अलग जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज युद्ध जिस स्थिति में पहुंच गया है, उसमें ना रूस अपने को विजेता कह पा रहा है और ना ही यूक्रेन इस स्थिति में है कि वो इस हमले के सामने घुटने टेक करके, जैसा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं, उनका पक्षधर बन जाए। दूसरी तरफ अमेरिका और जो नाटो देश हैं, वे युद्ध में सीधे भाग लेने से तो बचते रहे, अभी भी बच रहे हैं, किंतु उन्होंने यूक्रेन को जिस तरह से सैनिक, आर्थिक और अन्य जरूरी सहायताएं देते जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से यूक्रेन की जो पराजय है वो टलती जा रही है। और इसके पीछे जो रणनीति है अमेरिका और यूरोपीय देशों की, वो ऐसा लगता है कि उन्होंने रूस को यूक्रेन में उसी तरह फंसा दिया है जिस तरह अमेरिका 2 दशक तक अफगानिस्तान में और उसके पहले कभी वियतनाम में फंसा रहा। रूस को भी अफगानिस्तान में इसी तरह के कड़वे अनुभव हो चुके हैं। लेकिन आज की स्थिति में राष्ट्रपति पुतिन के सामने भी एक जीने मरने का सवाल है कि यदि वो यूक्रेन को जीते बिना लड़ाई खत्म करते हैं तो एक विश्व शक्ति के रूप में रूस की प्रतिष्ठा को तो आघात लगेगा ही, रूस के अंदर भी सत्ता संघर्ष तेज हो सकता है। और इसलिए अब मुझे लगता है कि वो शेर की सवारी करने जैसी स्थिति में आ गए हैं, जिससे उतरने
में उनको खतरा महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो यूक्रेन युद्ध में निश्चित रूप से बराबरी का मुकाबला करने में असमर्थ रहा है, लेकिन अभी तक उसने रूस को अपने ऊपर काबिज नहीं होने दिया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष इस युद्ध का है। लेकिन इससे जो विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, खाद्यान्न का संकट हो गया है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, और अब जो नए समाचार आ रहे हैं उसके अनुसार रूस में भी जरूरी चीजों का अभाव होने लगा है, क्योंकि अमेरिका सहित उसके अन्य समर्थक राष्ट्रों ने रूस को सामग्री देना बंद कर दिया, उसके साथ व्यापारिक संबंध पूरी तरह से विच्छेद कर दिए। इस लड़ाई का अंत कहां जाकर के होगा, यह कहना कठिन है। इसे लेकर विश्व युद्ध की जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, यद्यपि वो कुछ शांत हुई हैं, किंतु पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुई है। परमाणु युद्ध की जो आशंका बीच बीच में सुनाई देती है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही, और चूंकि नाटो देश, विशेष रूप से अमेरिका, यूक्रेन की लड़ाई में सीधे नहीं शामिल हो रहा, तो ये लगता है कि रूस परमाणु हमले की धमकी भले ही देता रहे, किंतु उसे वो मूर्त रूप नहीं देगा। परंतु जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, इसे लेकर के पूरे विश्व का जो आर्थिक ढांचा चरमरा गया है, और कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजार किसी तरह से पटरी पर आने को थे, वो एक बार फिर अनिश्चितता के फेर में फंस गए हैं। ऐसे अवसरों पर निश्चित रूप से जो संपन्न राष्ट्र हैं वो तो इन झटकों को काफी हद तक सह देते हैं, किंतु जो अविकसित राज्य हैं, राष्ट्र हैं, या जो विकासशील देश हैं, उनकी प्रगति की जो रफ्तार है वो पूरी तरह ठप पड़ जाती है। चूंकि विश्व व्यापार संगठन के गठन के बाद पूरी विश्व अर्थव्यवस्था एक एकीकृत बाजार के रूप में तब्दील हो चुकी थी, और जो शीत युद्ध के जमाने का पूंजीवाद और साम्यवाद का जो एक वैचारिक मतभेद था, जो विभाजन रेखा थी, वो करीब करीब मिट चुकी थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद और चीन द्वारा अपने दरवाजे विदेशी पूंजी के लिए खोल देने के उपरांत जो एक नया वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य उभरा, उसमें सभी देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती चली गई। किंतु इस संकट ने एक बार फिर पूरे विश्व में आर्थिक नाकेबंदी के हालात पैदा कर दिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कोरोना के प्रकोप से उबरने के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, उसके लिए भी चिंता का विषय बन गया है। भले ही रूस से हमारे कच्चे तेल के और गैस के सौदे काफी किफायती दरों पर हो गए हों, किंतु वैश्विक बाजारों में बढ़ते दामों के कारण बहुत सारी चीजों का जो आयात होता था उसके लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। और इस माहौल में भले ही हम कितने भी तटस्थ होकर के रहें, किंतु इसका कहीं ना कहीं आर्थिक परिणाम भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। और बीते 15 दिनों में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। महंगाई भी बढ़ने लगी है। हम इस परेशानी से किस तरह बाहर निकलेंगे, इस पर भारत की आर्थिक चिंतकों को और सरकार को मिल बैठ करके विचार करना चाहिए। 2022-23 का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। इस वर्ष का जो बजट है वो केंद्र सरकार फरवरी में ही पेश कर चुकी थी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारे जो बजट लक्ष्य हैं और उससे जुड़े अन्य जो आर्थिक पहलू हैं, उनकी कहीं ना कहीं समीक्षा करने की जरूरत है। और इसके पहले कि वित्तीय वर्ष की गतिविधियां बजट के अनुसार पूरी तरह शुरू हों, केंद्र सरकार को चाहिए कि यदि वो जरूरत
समझती हो तो अपने बजट में अभी से ही आवश्यक उस तरह के संशोधन कर ले जिससे कि हमारी आर्थिक दिशा पूरे 1 वर्ष के लिए तय हो सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में जो सरकार की आर्थिक नीतियां होती हैं उससे हमारा समूचा उद्योग और व्यापार जगत प्रभावित होता है। कर संबंधी, एक्साइज संबंधी और भी जो सरकारी शास्तियां हैं जो आम जनता के साथ साथ उद्योगपतियों को भी प्रभावित करती हैं, यदि हमें लगता है कि उनके बारे में पुनर्विचार करना है तो अभी संसद चल रही है और सरकार के पास भी पर्याप्त समय है। उसे यूक्रेन संकट से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर अगले वर्ष की जो आर्थिक नीति है, जो हमारा आर्थिक ढांचा जिसकी कल्पना बजट के माध्यम से की गई है, उसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि यदि हम इसके लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो मुझे लगता है कि फिर जो अगले वर्ष की समूची जो आर्थिक योजना है उस पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ेगा। भारत जिस तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है उसमें यह जरूरी हो जाता है कि हमारा जो आर्थिक नियोजन है वो बहुत स्पष्ट हो और कोरोना काल के बाद उत्पन्न वैश्विक परिस्थितियों में भारत ने जिस कुशलता से अपनी भूमिका का परिचय दिया है वो आगे भी जारी रहे। इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने घरेलू जो आर्थिक नीतियां हैं उनको सुदृढ़ करें और उनको पारदर्शी बनाएं, जिससे कि हमारे देश का जो उत्पादक वर्ग है वो भी अपने काम के प्रति पूरी तरह से निश्चिंत होकर के आगे बढ़े। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।